अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, और उसमें हम बात कर रहे थे कि एक टीम और टीम लीडर की कामयाबी का दारोमदार होता है उनकी इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि वो किस तरीके से आपस में कम्युनिकेट करते हैं। उसी सिलसिले को आज आगे बढ़ाएंगे और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड। Training in effective communication should always be available to team leader, supervisor and manager. ऑर्गेनाइजेशन को अपने हर सुपीरियर, ऑर्गेनाइजेशन को अपने हर हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट पर मौजूद मैनेजर्स को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी चाहिए, और ये ट्रेनिंग स्पेसिफिकली रिगार्डिंग कम्युनिकेशन से रिलेटेड होनी चाहिए। चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, चाहे वो टीम लीडर हो। मैनेजर की कम्युनिकेशन स्किल, सुपरवाइजर की कम्युनिकेशन स्किल, टीम लीडर की कम्युनिकेशन स्किल उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने में, उसको उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, उसको उसकी सक्सेस के लिए अहम रोल प्ले करती है। जब तक कोई लीडर, सुपरवाइजर या मैनेजर कम्युनिकेशन में परफेक्ट नहीं होगा, उस वक्त तक वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकेगा। तो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो अपने इन लीडर, सुपरवाइजर और मैनेजर को टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटी देती है रिगार्डिंग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मटेरियल एंड सपोर्ट शुड बी प्रोवाइडेड टू मैनेजर्स, सुपरवाइजर एंड टीम लीडर एज अप्रोप्रिएट। यहाँ पे एक अहम चीज़ है कि हमें कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग के साथ साथ अपने मैनेजर, सुपरवाइजर और टीम लीडर को वो तमाम मटेरियल, वो तमाम सपोर्टिव टूल्स जो कि कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी फराहमी भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बगैर इन सपोर्टिव टूल्स एंड इक्विपमेंट और ये तमाम जो अहम रोल प्ले करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, जैसे ब्लैक एंड वाइट कम्युनिकेशन में अहम रोल स्टेशनरी का आता है, इसी तरह ईमेल और इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए सोर्सेज ऑफ इंटरनेट एंड पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप, ये तमाम चीज़ों का आता है। तो ये जो सपोर्ट ऑफ मटेरियल है ये ज़रूर होनी चाहिए, ताकि उनको ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े और वो फ्रीक्वेंटली, रूटीनली अपनी कम्युनिकेशन को जारी सारी रख सके। कम्युनिकेशन मस्ट रिस्पेक्ट इंडिविजुअल। जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन होती है तो वहाँ पे कोई सुपीरियर होता है तो कोई सबॉर्डिनेट होता है, कोई मैनेजर होता है तो कोई सबॉर्डिनेट होता है। तो इनके दरमियान में जब भी कम्युनिकेशन होती है तो इस कम्युनिकेशन की जो फाउंडेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए रिस्पेक्ट के ऊपर। जिस तरीके से एक सबॉर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर की रिस्पेक्ट करना, इसी तरह मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सबॉर्डिनेट की सेल्फ रिस्पेक्ट को सिक्योर करना। अगर एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट के साथ, मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट की सेल्फ रिस्पेक्ट को कंसीडर नहीं करता, तो ऐसे में कम्युनिकेशन में अंडरस्टैंडिंग वीक होती है। ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अनएक्सेप्टेबिलिटी पैदा होती है, और ये अनएक्सेप्टेबिलिटी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के फेलियर का सबब बनती है। तो हमें उनकी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट को सिक्योर करना चाहिए। ऑल communication must be truthful, and the impact and consequences of the communication determined in advance and take into account. जितनी भी कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो ट्रूथफुल होनी चाहिए और उसका इम्पैक्ट होना चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए कम्युनिकेशन के, जो डिटरमाइन करें एडवांस में जो भी एक्शन या ऑन अकाउंट लिया जाना है। तो आपकी कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो तमाम चीज़ें एडवांस में शामिल होनी चाहिए जो कि कम्युनिकेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है। इट आल्सो मीन एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट एंड स्टैंडर्ड एंड कीपिंग एवरीवन informed of how they are performing.
ये भी बहुत ज़रूरी है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है किसी भी जॉब की रिक्वायरमेंट या इसका स्टैंडर्ड होता है कि किसी भी जॉब, ख़ास तौर पे जब हम किसी सुपीरियर या मैनेजिंग पोजीशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो जॉब की मेन रिक्वायरमेंट होती है वो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, एंड कीपिंग एवरीवन इन्फॉर्म ऑफ हाउ दे आर परफॉर्मिंग। और हमें लाजमी तौर पे फीडबैक देना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। देयर शुड बी नो सरप्राइज व्हेन इट कम टू इंडिविजुअल परफॉर्म फीडबैक। और यहाँ पे कोई सरप्राइजिंग कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जो भी रियलिस्टिक है, जो भी ट्रूथफुल स्टेटमेंट है, वो हमें फराहम करने चाहिए इन अ शेप ऑफ फीडबैक। ये फीडबैक एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, क्योंकि इन फीडबैक की बुनियाद पे एम्प्लॉय अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव, अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस, अपनी परफॉर्मेंस को फर्दर ग्रो करने की पोजीशन में आते हैं। तो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो एम्प्लॉय को उनका फीडबैक देती है, लेकिन उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट को सिक्योर करती है और उनकी जो है इस तरह इम्प्रूवमेंट का रास्ता क्लियर करती है। Information provided to any one person should be also provided at the same time to all other involved or likely to be interested. जब भी कोई हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी शख्स को, किसी पर्सन को, तो हमें जो है ये ख्याल रखना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन हम फराहम कर रहे हैं, सेम टाइम के अंदर ये इंफॉर्मेशन उन तमाम लोगों को भी फराहम करनी चाहिए जो इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा है। यानी किसी स्पेसिफिक एक को अगर फीडबैक देंगे और अगर उसमें कोई नेगेटिव एलिमेंट शामिल है, तो ये उसके लिए ज़रा एक डिफ़िकल्ट कंडीशन होगी अगर वो अकेला उस कंडीशन को फेस करे। हमें जो है सेम टाइम में तमाम अदर वो लोग जो उस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है सबको फीडबैक देना होगा, ताकि लोग कंपैरिजन कर सकें अपनी परफॉर्मेंसेस का। द स्पेशल कम्युनिकेशन नीड ऑफ शिफ्ट एम्प्लॉय और एम्प्लॉइज located in remote location should always be considered। खास जो कम्युनिकेशन होती है, जो इनकी नीड होती है, वो होती है शिफ्ट एम्प्लॉइज और एम्प्लॉइज लोकेशन एंड रिमोट लोकेशन शुड ऑलवेज बी कंसिडर। हमें कम्युनिकेट करते हुए ख्याल करना चाहिए कि हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो कौन सी शिफ्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जिनमें 24 आवर्स राउंड द क्लॉक वर्किंग जारी रहती है, जहाँ पे हम ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं और ये ग्रुप जो है शिफ्ट कहलाते हैं, शिफ्ट ए, शिफ्ट बी और शिफ्ट सी। तो हमें जो है डिफरेंट ग्रुप ऑफ शिफ्ट के अंदर सेम जॉब को 3 लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं और इन तीनों की परफॉर्मेंस सेम नहीं हो सकती। तो हमें ऐसे में लोकेट करना चाहिए, रिमोट करना चाहिए उनकी लोकेशन को, और फिर कंसीडर करना चाहिए ताकि फीडबैक जो है कंसर्न एम्प्लॉय तक जाए, कभी उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो सके। कम्युनिकेट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूज़। हमें कम्युनिकेशन में दोनों तरह की न्यूज़ शामिल रखनी चाहिए। जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं कम्युनिकेशन के, वो पॉजिटिवली बयान करने चाहिए। जो नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस हैं उन्हें हमें नेगेटिवली बयान करना चाहिए। तो कम्युनिकेशन शुड बी कम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूज़। इसमें पॉजिटिव न्यूज़ भी शामिल होनी चाहिए, इसमें नेगेटिव न्यूज़ भी शामिल होनी चाहिए। Be committed to communicating both good and bad news, especially in advance if possible, even if the full impact of the decision or message are not yet clear। आपको जो है बहुत ज़्यादा कमिटेड होना चाहिए अपनी कम्युनिकेशन के दौरान, चाहे आप गुड न्यूज़ फराहम कर रहे हैं, चाहे आप बैड न्यूज़ फराहम कर रहे हैं। और इसके अंदर जो एडवांसेस पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन, कि आपकी इस कम्युनिकेशन का डिसीजन मेकिंग पर इम्पैक्ट क्या है और आपका मैसेज जो है वो क्लियर है या नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली अपनी कम्युनिकेशन में या तो गुड न्यूज़ शेयर करती है जब कोई उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं, और अक्सर बैड न्यूज़ शेयर करती है जिसमें उसके नेगेटिव एस्पेक्ट शामिल होते हैं।
तो इन दोनों के दरमियान में क्लैरिटी होनी चाहिए कि पहले तो कम्युनिकेशन किया जाने वाला मैसेज का ताल्लुक गुड न्यूज से या बैड न्यूज से, और फिर उसके बाद उस कम्युनिकेशन का फर्दर इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस किया है। Rumors in the workplace should be addressed with effective communication as soon as it's practicable. Practicable. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी वर्क प्लेस पे जो है डिफरेंट र्यूमर्स होते हैं, और ये र्यूमर जो है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए ख़तरनाक होते हैं अगर इनको ख़त्म ना किया जाए। और इन र्यूमर्स को ख़त्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़रिया है कि आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ज़रिए इस तरह के तमाम र्यूमर्स को ख़त्म करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्यूजन को ख़त्म करके क्लैरिटी पैदा की जाए और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव और सिक्योर बनाया जा सके। कम्युनिकेटिंग ऑन अ नीड to know basis, avoiding controversial issues or delaying communication until all detail are clear are contrary of this goal. कम्युनिकेशन की जो जानने की कम्युनिकेशन में ज़रूरत है वो है आपको अवॉइड करना चाहिए कंट्रोवर्शियल इशूज से। वो तमाम इशू जो कंट्रोवर्शियल होते हैं, जो मुख्तलिफ आर्गूमेंट का सबब बनते हैं, वो जिस मुख्तलिफ प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हैं, तो ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन हमें ऐसे कंट्रोवर्शियल इशू से अवॉइड करना चाहिए। और वो तमाम डिले कम्युनिकेशन, और वो कम्युनिकेशन जिनके डिले होने से मुख्तलिफ डिटेल क्लियर वक्त पर नई क्लैरिटी क्रिएट हो सकी, ऐसे में हमें और जो हमारी गोल के लिए एक रुकावट बन सकती है, तो हमें कम्युनिकेशन के फ्लो को इस तरह जारी रखना है कि हमें मिनिमम लेवल पे डिस्कस करने कंट्रोवर्शियल इश्यूज, और हमें अपनी क्लैरिटी को कायम दायम रखना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपनी गोल को इफेक्टिवली अचीव कर सके। इंक्रीज फेस टू फेस कम्युनिकेशन। प्रिंट बोथ hard copy and electronic remain the primary means of the communication in most medium to large organization even thought. This is popular with only about 10% of frontline employees. ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है। और फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन हम प्रिंट फॉर्म में कम्युनिकेशन करते हैं, हार्ड कॉपी की सूरत में, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी की सूरत में, इलेक्ट्रॉनिकली जो आजकल ईमेल्स और फैक्स वगैरह यूज होते हैं। इसके अंदर जो हमारी प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो मोस्ट पॉपुलर मीडियम है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इवन थॉट, जो मुख्तलिफ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहे हैं, only 10% of online frontline employees, जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं सिर्फ 10% frontline employees. Employees say that they want face to face communication. अगर कंटिन्यूसली आप इलेक्ट्रॉनिकल या हार्ड कॉपी की फॉर्म में कम्युनिकेशन करते रहेंगे और फेस टू फेस कम्युनिकेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी कम्युनिकेशन में कामयाब नहीं हो सकेगी। क्योंकि बहुत सारी कम्युनिकेशन ऐसी होती हैं जिसके अंदर क्रॉस कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, जिसमें फेस टू फेस मीटिंग प्लेसेस अरेंज करना ज़रूरी होते हैं। उस वक्त तक हम कम्युनिकेशन को क्लियर करने में कामयाब नहीं हो सकते। ईमेल इज़ अ वेरी पॉपुलर एज अ सोर्स ऑफ टाइमली न्यूज़, बट एम्प्लॉय टिपिकली थिंक दैट दिस इज़ अ इंफॉर्मेशन नॉट कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन अपनी जनरली जो यूज करती है वो ईमेल यूज करती है, जो बहुत ही पॉपुलर है वक्त पर कम्युनिकेट यानी वक्त पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का। लेकिन एम्प्लॉय इसको ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन समझते हैं, इसको कम्युनिकेशन नहीं समझते। इसको इंफॉर्मेशन यूँ समझते हैं क्योंकि ये वन वे प्रोसेस होता है, इसके अंदर सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ दे दी जाती है। लेकिन अगर फौरी तौर पर एम्प्लॉयज़ की कुछ क्लैरिफिकेशन चाहे, कुछ उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए क्वेश्चन करना चाहे, तो उसके लिए फौरी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। उसके रिटर्न में वो फिर मेल करे, फिर उसका रिप्लाई आए, तो आमतौर पर वो उसका सिर्फ इंफॉर्मेशन समझता है, कम्युनिकेशन नहीं।
क्योंकि कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ, अगर इफ यू गो टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, वी केम टू नो द कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग इंफॉर्मेशन, नॉलेज, आइडियाज बिटवीन टू और अमंग सेवरल पर्सन। तो इसको नॉर्मली जो है ईमेल वगैरह को हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग कहते हैं, इसको कम्युनिकेशन नहीं कहते। Only when communication is largely face to face with the immediate supervisor will it stand and any real chances of being effective। जब भी किसी लार्ज लेवल पर हम फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं, सुपरवाइजर हो या मैनेजर हो, तो ऐसे में जो है कम्युनिकेशन के इफेक्टिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Forget print, communicate directly from senior executive to supervisor face to face with printed support material if appropriate, and get supervisor to communicate with their people। जब भी कोई सुपरवाइजर, जब भी कोई मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट से फेस टू फेस कम्युनिकेशन करता है, उसे अपनी कम्युनिकेशन की सपोर्ट में प्रिंट मटेरियल लेना चाहिए, ताकि वो कम वक्त में अपने मातहत काम करने वालों को अपनी कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस की बुनियाद पे मैसेज को डिलीवर करने में कामयाब हो जाए और वो कम्युनिकेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, जो कि मेन मकसद है कम्युनिकेशन। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन के अंदर ऐसे सपोर्टिंग टूल्स हम रिटर्न मटेरियल को यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ रिटर्न मटेरियल कभी भी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा नहीं सकते। इंश्योर सुपरवाइजर अकाउंटेबिलिटीज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंश्योर करना चाहिए कि सुपरवाइजर की अकाउंटेबिलिटीज हो। Obviously, supervisor need to be responsible for the effective communication in their teams. They needed to communicate face to face, but not necessarily in meeting। लाजमी तौर पे कोई भी सुपरवाइजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन अपने टीम मेंबर के साथ करने का, यानी किसी भी ग्रुप ऑफ वर्कर के दरमियान जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की है वो सुपरवाइजर की है, टीम लीडर की है, मैनेजर की है। दे नीड टू कम्युनिकेट फेस टू फेस बट नॉट नेसेसरी इन द मीटिंग। और उनको ज़रूरत होती है फेस टू फेस कम्युनिकेशन की, ज़रूरी नहीं उसके लिए सिर्फ मीटिंग हो, बल्कि सेपरेट डोमेन के अंदर डिफरेंट ड्यूरिंग द प्रोग्रेस, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते रहते हैं। Some supervisor may be nervous of speaking in public। कुछ सुपरवाइजर ऐसे होते हैं जो पब्लिक फेसिंग में उनकी हेजिटेशन होती है, उनकी प्रैक्टिस नहीं होती, उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपनी फील्ड के अंदर या अपनी परफॉर्मेंस के अंदर इस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाते जितना करना चाहिए। And some employees do get brilliant and meetings। If they prefer to communicate one to one, that's fine। और कुछ एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं मीटिंग के अंदर और वो पब्लिक फेसिंग के अंदर और कॉन्फिडेंस रखते हैं। तो हमें जो है अकाउंटेबिलिटी रखनी चाहिए कि वो कौन से सुपरवाइजर हैं जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन में वीक है, ताकि उनकी इम्प्रूवमेंट की से आ सके, और वो कौन से सुपरवाइजर हैं जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन में परफेक्ट है। तो अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाती है। सुपरवाइजर शुड consult with and involve their people in decision to do with their work as much as possible। सुपरवाइजर को जो है कंसल्ट करना चाहिए उन तमाम लोगों से जो उसका इन्वॉल्व हैं उस वर्क प्रोसेस के अंदर, ताकि उनसे कंसर्न करके डिसीजन मेकिंग की जा सके। और जितना ज़्यादा उसका अपने उन तमाम लोगों के साथ कंसर्न होगा, रिलेशन होगा, कम्युनिकेशन का सिलसिला होगा, उतना ज़्यादा इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। They also need to represent employee to management, passing on employees feedback, ideas, question and concern। और सुपरवाइजर को जो है रिप्रेजेंट करना चाहिए अपनी मैनेजमेंट को अपने वर्कर और एम्प्लॉय के सामने, और पास करने चाहिए एम्प्लॉय फीडबैक
जो एम्प्लॉय फीडबैक दे रहे हैं वो मैनेजमेंट तक पहुंचाएं, आइडियाज एम्प्लॉय दे रहे हैं वो फिर मैनेजमेंट तक पहुंचाएं, और वो तमाम क्वेश्चन जो एम्प्लॉय ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस पूछते हैं उनके आंसर डिमांड करने चाहिए मैनेजमेंट से। ये सुपरवाइजर जो है एक मीडिएटिंग रोल प्ले कर रहा होता है बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। इंश्योर सुपरवाइजर्स कम्युनिकेशन। One of head it's critical that supervisor have a good knowledge of what is going on in the organization. On the other hand, it is important that supervisor effectiveness is measured, as Tom Peters reminds us, what get measured get done. एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है जिसमें सुपरवाइजर जो है एक अच्छी नॉलेज रखता हो और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रखता हो, और अदर हैंड इम्पोर्टेंट टू द सुपरवाइजर इफेक्टिव इज मेजर, लेकिन वो अपनी कम्युनिकेशन के अंदर इफेक्टिवनेस ना रखता हो तो वो सुपरवाइजर कभी भी उस ज़्यादा नॉलेज और इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठा नहीं सकता। As Tom Peter remind us what get measured get done. हमें लाजमी तौर पे देखना चाहिए कि क्या मेजर्स हैं जो हमें कंप्लीट करने चाहिए अपनी कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस के लिए। दिस कैन बी डन विद एन अपवर्ड और 360 डिग्री रिव्यू। इसके लिए हमें जो है रिव्यू करना चाहिए 360 डिग्री लेवल पर, और इसके लिए हमें अपवर्ड मूवमेंट करनी चाहिए सिस्टम की तरफ विथ अ सिंपल कम्युनिकेशन सर्वे, और हमें कम्युनिकेशन सर्वे करना चाहिए सिंपली। दिस asks subordinates to rate their supervisors communication effectiveness in term of quality and frequency and to make comments to help their supervisor improve their communication skills। और हमें जो है इस सर्वे के अंदर मुख्तलिफ एम्प्लॉय से, मुख्तलिफ वर्कर से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हासिल करनी चाहिए थ्रू आउट क्वेश्चन ईयर, और उसमें हमें पूछना चाहिए कि आपने ड्यूरिंग द वर्क, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस अपने सुपरवाइजर को रिगार्डिंग कम्युनिकेशन कैसा पाया, कि उनकी कम्युनिकेशन, क्या आपने उनकी कम्युनिकेशन से क्लियरिटी आसानी से हासिल की, या आपको उनकी कम्युनिकेशन से क्लियरिटी हासिल करने में मुश्किल हुई, उनकी कम्युनिकेशन स्किल से आप सेटिस्फाई हैं या डिससेटिस्फाई हैं, वो अपनी कम्युनिकेशन में परफेक्ट है या नहीं है। तो इस तरह जब हम वर्कर से सुपरवाइजर की कम्युनिकेशन से रिलेटेड मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है कि हम अपने सुपरवाइजर की वीकनेस को इम्प्रूव करके उसकी एफिशिएंसी में इजाफा कर सकते हैं। द रिजल्ट आर फीडबैक टू द सुपरवाइजर एंड देयर मैनेजर्स। और इस क्वेश्चन के जो आंसर आते हैं वो हमारे लिए फीडबैक की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जो सुपरवाइजर के लिए होता है और मैनेजर्स के लिए होता है। और in the light of these information, in the light of these feedback, they can get an opportunity to improve their communication skills. Measures communication effectiveness. If you are serious about internal communication, it is important to measure your communication effectiveness from time to time. अगर आप इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और आप चाहते हैं कि इंटरनल कम्युनिकेशन में आप हमेशा कामयाब रहें, तो आपको चाहिए कि आप टाइम टू टाइम इंटरनल कम्युनिकेशन को अकाउंटेबल बनाएं, चेक एंड बैलेंस करें, मेजर्स करें, ताकि आपको पता चल सके कि कब आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव थी और कब आपकी कम्युनिकेशन वीक थी। तो आपको टाइम टू टाइम मेजर्स करने चाहिए ताकि आप अपनी कम्युनिकेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को जज कर सकें। This can be done by way of communication audit और employee survey, और ये हम कर सकते हैं कम्युनिकेशन ऑडिट के ज़रिए और एम्प्लॉय सर्वे के ज़रिए। या तो हम एम्प्लॉय से सर्वे करें
और मुख्तलिफ एम्प्लॉय से सवालात के जवाब हासिल करें, जिससे हम पता करें कि कब हमारी कम्युनिकेशन कामयाब रही, कब कम्युनिकेशन फ्लॉप रही। या हम एक प्रॉपर कम्युनिकेशन ऑडिट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ डायरेक्शन को डीपली ऑब्जर्व करें और फिर चेक करें कि हमारी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के रिजल्ट्स क्या हैं और हमारी दोनों बोथ साइड अप एंड डाउन, डाउन टू अप कम्युनिकेशन के अंदर हमारी रुकावटें क्या रहीं, प्रॉब्लम क्या रहीं, जिनको दूर करके हम फ्यूचर में बच सकते हैं। Your choices are to use a questionnaire or focus group or both. Questionnaire are good for the measurement of especially longitudinally over the time and for the gathering the opinion of employees in far-flung locations, such as one of my recent survey which covered 15 countries in almost as many languages. With questionnaire survey, it is usually cost effective these days to survey all employees. आप इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन या ऑडिट करने के सिलसिले में, कम्युनिकेशन ऑडिट के सिलसिले में आपकी चॉइस हो सकती है क्वेश्चनियर फुल कराएं, फोकस ग्रुप डेवलप करें, या इन दोनों को सेम टाइम में। आमतौर पे क्वेश्चनियर जो एक बेस्ट ऑप्शन होता है किसी भी कम्युनिकेशन को मेजर करने के लिए और टाइम टू टाइम इसके अप एंड डाउन को चेक करने के लिए। आप मुख्तलिफ ओपिनियन को हासिल करना चाहते हैं एम्प्लॉइज की, आप मुख्तलिफ लोकेशन को पॉइंट आउट करना चाहते हैं कम्युनिकेशन की, इस तरीके से आप जो है थ्रू आउट क्वेश्चनियर सर्वे के जरिए आप यूजली कॉस्ट इफेक्टिव दीज डेज टू सर्वे ऑल एम्प्लॉइज। इस तरीके से आप जो है वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय से रिगार्डिंग weakness and improvement of communication. Focus group are good for getting very detailed feedback from employees when knowledge exactly how to improve is more important than measurement. आमतौर पे फोकस ग्रुप उस वक्त ज़्यादा बेहतर होता है जब आपको एम्प्लॉयज़ की फीडबैक की ज़रूरत हो, ये जानने के लिए कि हम अपने वीकनेस को किस तरीके से इम्प्रूव करें और अपनी परफॉर्मेंस पे किस तरीके से इजाफा करें। They are often used when it is easy to get to a representative samples of employees in a few key locations. और इसकी इम्पोर्टेंस जो है उस वक्त बढ़ जाती है जब हम इसको टाइम टू टाइम यूज़ करते हैं हासिल करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द एम्प्लॉय इन फ्यू की लोकेशन। ऑर्गेनाइजेशन की इसकी ख़ास लोकेशन में फ्यू एम्प्लॉय को जब हम फोकस करना चाहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर को नहीं, फ्यू ऑफ देम को फोकस करना चाहते हैं, तो उस वक्त फोकस ग्रुप हमारे लिए आइडियल होता है। Obviously, it is best to use both a questionnaire to all employees follow up by same focus group to the investigate specific problem or area where there are especially good or bad result. लाजमी तौर पे क्वेश्चनियर हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होता है जब हम लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं और इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को या उस प्रॉब्लम के स्पेसिफिक एरिया को, और स्पेशली गुड और बैड रिजल्ट, और जब हम कोई गुड और बैड रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पर आके हमारा ये सेक्शन ख़त्म हुआ और ये हमारा सेक्शन था इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर हम रिव्यू करें कि सेक्शन ने क्या क्या कवर किया,
तो यहाँ से हमने ये हमारे टोटल 6 लेक्चर इस इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थे, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा था टेबल ऑफ कंटेंट के, इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। उसके बाद हमने देखा था व्हाट इज कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। फिर हमने इसके अंदर डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम मेरिन्स नॉर्म्स के जरिए कि उन्होंने क्या कम्युनिकेशन की डेफिनेशन डिस्क्राइब की थी। फिर उसके बाद हमने देखा था व्हेन डस हैपन, कि कब कम्युनिकेशन की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर हमने देखा था कम्युनिकेशन इज मोर देन इंफॉर्मेशन, कि कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन का क्या रिलेशन है। व्हाट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, किस लेवल की कम्युनिकेशन होती है, फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है। फिर हमने देखा था हु इज अकाउंटेबल, कम्युनिकेशन में अकाउंटेबल कौन कौन लोग हैं। कम्युनिकेशन इज नॉट वन वे, कम्युनिकेशन वन वे प्रोसेस को नहीं कहते, ये टू वे प्रोसेस होता है। फिर हमने देखा व्हाई डू वी कम्युनिकेट, हम क्यों कम्युनिकेशन करते हैं, वो रीजन क्या क्या है। फिर हमने बात की इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, क्या इम्पोर्टेंस है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। फिर हमने देखा पुअर कम्युनिकेशन रिजल्ट्स इन पुअर परफॉर्मेंस, कि जब कम्युनिकेशन पुअर होती है तो उसके परफॉर्मेंस भी पुअर होती है। फिर हमने देखा था इसके अंदर के इम्पोर्टेंट स्किल्स फॉर बॉसेस, कि वो बॉसेस के लिए कौन कौन सी स्किल्स इंपॉर्टेंट है जिनकी बुनियाद पर वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। फिर हमने देखा था एम्प्लॉय सीक्स एंड डिजर्व्स अ बॉसेस हु इज ओपन, एक्सेसिबल एंड रिस्पॉन्सिव, कि किसी भी सबऑर्डिनेट के लिए कौन से बॉसेस और मैनेजर आइडियल होते हैं। फिर इसमें हमने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन प्रोसेस को, कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है जिसमें सेंडर और रिसीवर होते हैं। ये हमने डायग्राम के जरिए देखा था प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। फिर हमने देखा था एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, कि वो कौन कौन से एलिमेंट है डिटेल के अंदर जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में शामिल होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था डिटेल के अंदर सेंडर, मैसेज एंड नॉइस वगैरह को प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में, चैनल को, रिसीवर को, फीडबैक को, ये तमाम मिलते हैं तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। फिर हमने देखा था कम्युनिकेशन चैनल्स एंड मीडिया, वो कौन कौन से चैनल और मीडिया जिनके जरिए कम्युनिकेशन की जा सकती है। फिर हमने देखी थी कम्युनिकेशन टाइप्स, कि कम्युनिकेशन की टाइप्स क्या क्या होती है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, मास मीडिया कम्युनिकेशन, इंटरकल्चर कम्युनिकेशन। तो ये थी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर हमने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, की कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है। फिर हमने देखा था कम्युनिकेशन मिसकंसेप्शन, कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड डिफरेंट मिसकंसेप्शन क्या क्या है। फिर हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हाउ मीनिंग हाउ मीनिंग इज कॉमन, किस तरीके से कम्युनिकेशन के मीनिंग जो है वो कॉमन होते हैं। फिर हमने देखा था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और फेस एंड बॉडी लैंग्वेज constitutes 93 of the percent of messages, कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर फिजिकल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड डिफरेंट एलिमेंट जो है 93% कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी मैसेज के अंदर। फिर हमने डिस्कस किया था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन, कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी जो है टू वे कम्युनिकेशन होती है। फिर हमने देखा था रीडिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कॉजेज, कैसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कॉजेज को रीड कर सकते हैं। फिर हमने देखा था इसके अंदर रीडिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कॉजेज, हम किस तरीके से डिफरेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कॉजेज को रीड कर सकते हैं।
तो इसी में हमने देखा था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन मेड अप ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, किस तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कॉजेज मेड होती हैं। फिर हमने देखा था नॉन वर्बल कॉजेज कैन प्ले अ 5 रोल। नॉन वर्बल जो कॉजेज होती है वो 5 रोल प्ले करती है, रिपीटेशन, कंट्रोडक्शन, सब्स्टिट्यूशंस, कॉम्प्लीमेंटिंग एंड एसेंटिंग। फिर हमने डिटेल में बात की थी पॉजिटिव फीडबैक की, कि फीडबैक किसे कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है। फिर हमने देखा था कि हाउ टू डू इट, हमें किस तरीके से पॉजिटिव फीडबैक को मैनेज करना चाहिए। फिर हमने देखा था हम किस तरह डेवलप कर सकते हैं अपने स्किल को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए, कि हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकें। फिर हमने डिस्कस किया था व्हाई सुपरवाइजर आर ऑफन व्हाई सुपरवाइजर आर ऑफन टू प्रोवाइड फीडबैक, कि उनको फीडबैक की जरूरत क्यों पड़ती है टाइम टू टाइम। फिर हमने इसके अंदर डिस्कस किया था अदर फैक्टर में गेट इन द वे ऑफ इफेक्टिव फीडबैक सेशंस। फर्दर हमने डिस्कस किया था अदर फैक्टर में गेट इन द वे ऑफ इफेक्टिव फीडबैक सेशंस। वो अदर फैक्टर क्या क्या है जो इफेक्टिव फीडबैक के अंदर शामिल होते हैं। फिर कहा देखा था हमने करेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव फीडबैक, इफेक्टिव फीडबैक की करेक्टरिस्टिक क्या होती है। फिर हमने देखा था फीडबैक इज क्रिटिकल फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए मेन चीज है फीडबैक। फिर हमने डिटेल में डिस्कस किया था एक्टिव लिसनिंग, लिसनिंग का कम्युनिकेशन में रोल क्या है और हम किस अपनी लिसनिंग को एक्टिव बना सकते हैं। व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग, किसे कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। स्टैटिस्टिक सपोर्ट एक्टिव लिसनिंग, हम किस तरीके से एक्टिव लिसनिंग को स्टैटिस्टिकल टूल के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। डेवलप एक्टिव लिसनिंग स्किल, हम किस तरीके से अपनी लिसनिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। डेवलपिंग एक्टिव लर्निंग स्किल, लिसनिंग स्किल हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं अपनी लिसनिंग स्किल्स को। अप्रोचेज डेट फैसिलिटेट एक्टिव लिसनिंग, वो कौन कौन सी अप्रोचेज हैं जिसके जरिए हम अब लिसनिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं, एक्टिव वर्क कर सकते हैं। फिर हमने नेक्स्ट सेशन हमारा इसमें था बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वो कौन से बैरियर्स हैं जो कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को कम करते हैं। मिसकम्युनिकेशन हैपन, कब मिसकम्युनिकेशन हैपन होती है। टाइप्स ऑफ बैरियर हमने देखे थे, इसमें दो तरह के थे, बैरियर्स ऑफ ग्रुप, इंटरपर्सनल बैरियर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर।
सबसे पहले हमने देखे थे इंटरपर्सनल बैरियर। वो कौन कौन से इंटरपर्सनल बैरियर हैं जो कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को कम करते हैं? फिर इंटरपर्सनल बैरियर के बाद हमने देखे थे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर किस तरीके से कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को कम कर सकते हैं? इसमें हमने देखा था फिजिकल डिस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, टाइम प्रेशर्स, टेक्निकल एंड इन ग्रुप लैंग्वेज, स्टेटस डिफरेंसेस, टास्क एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, एब्सेंस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स। तो ये वो तमाम बैरियर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप में शामिल होते हैं किसी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। फिर हमने देखा था कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इफेक्टिवनेस कैन बी इम्प्रूव। हम किस तरीके से, हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन? अंडरस्टैंड योर एम्प्लॉय, गेटिंग आउट ऑफ द ईमेल बॉक्स, don't be defensive. What does effective communication require? Learn when it is better to keep quiet. Open communication, local business issues and private. The team leader's role in critical. Training should be provided. Communication must respect individuals. Communication both positive and negative news. Increase face-to-face communication. Ensure supervisor accountabilities. Ensure supervisor communicate. Measure communication effectiveness. Measure communication effectiveness. और यहाँ पर आके हमारा ये पूरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो अब इंशाल्लाह नई क्लास के अंदर नए सेक्शन का स्टार्ट करेंगे। ये सेशन हमारा ऑलमोस्ट 7 क्लासेस पर डिपेंडेंट था जो हमारा आज खत्म हो गया। अल्लाह हाफिज।